हेलो व्यूअर्स, संधान आईएएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यूपीएससी का एक क्वेश्चन देखेंगे जो इस वर्ष 2024 में पूछा हुआ है आईएएस में, हिस्ट्री ऑप्शनल मेंस में। वो क्वेश्चन बोर्ड पर है कि सालबाई की संधि 20 वर्षों की शांति मात्र थी, जो रणनीतिक रूप से मराठों के लिए बड़ी महंगी साबित हुई। ये क्वेश्चन इस वर्ष यूपीएससी में पूछा है। अब इस प्रश्न को करने से पहले हम थोड़ी पृष्ठभूमि पर चलते हैं। आखिर में मराठों के साथ अंग्रेजों का कैसे युद्ध शुरू हो गया, लेकिन थोड़ा सा जानना ज़रूरी है कि 1775 में अंग्रेजों के हित जो कि है वो मराठों से सधने थे। मतलब ये कि अंग्रेज भी चाहते थे कि मराठा राजनीति में हस्तक्षेप करें, क्योंकि इसके पहले वो 1769 में मद्रास की संधि हैदर अली के साथ कर चुके थे। वहाँ पर उनकी स्थिति अत्यंत खराब थी। वो एक साथ दो शक्तियों से लड़ रहे थे। एक तो इधर मैसूर के साथ वो अपने संबंधों को वो कर रहे थे, हैदर अली उस समय जिंदा था, और दूसरी ओर मराठों के साथ। हुआ ये कि सन 1775 में हर राज्य में एक विभीषण होता है, और मराठा राज्य में जो विभीषण था वो था रघुनाथ राव। ये वो व्यक्ति था जिसने नारायण राव की हत्या करवाई थी। हालांकि उसमें भी उसकी गलती नहीं थी। नारायण राव ने जो अपने सैनिकों को पत्र दिया था, उस पत्र में धारावे शब्द का प्रयोग किया गया था, अर्थात नारायण राव को पकड़ लो, क्योंकि रघुनाथ राव खुद पेशवा बनना चाहता था और सत्ता को अपने साथ केंद्रित रखना उसकी जरूरत बन गई थी। नाना साहेब के बाद जब अगला पेशवा बना माधवराव, तो उसने अपने चाचा को राजनीति से दरकिनार कर दिया था और एक युद्ध में उसको पराजित करके कैद भी कर लिया था। रघुबा उस चीज से गुजर रहा था। बाद में वो रिहा हुआ, लेकिन उसके मन की जो कसक थी वो थी पेशवा पद प्राप्त करने की। और यह पेशवा पद तभी प्राप्त हो सकता था जब नारायण राव को रास्ते से हटाता। नारायण राव अभी उतना वयस्क नहीं था, मेच्योर नहीं था, तो उसने क्या किया, एक गुप्त पत्र अपने सैनिकों को भेजा। उस गुप्त पत्र में नारायण राव को बंदी बनाने का उल्लेख किया गया था, जिसमें धारावी शब्द का प्रयोग था। लेकिन उसकी पत्नी जो थी, उसने अपने आंख के काजल से उस धारावे को मरावे कर दिया था, अर्थात ये कि नारायण राव की हत्या कर दी जाए। और एक झूठा प्रोपेगेंडा खड़ा करके तुल्याजी पवार नारायण राव को खींच लाता है और सुमेर सिंह उसको टुकड़े टुकड़े कर देता है, मार डालता है रघुबा के सामने। अब इस हत्याकांड की जांच के लिए राम शास्त्री आयोग बनता है। राम शास्त्री आयोग जब इसकी जांच करता है तो वो पाता है कि इसका पूरा कर्ता धर्ता कोई और नहीं बल्कि रघुबा यानी रघुनाथ राव है। अब यहीं से रघुनाथ राव सीधे अंग्रेजों की शरण में पहुंचता है और वहां जाकर उनसे वह सन 1775 की सूरत की संधि करता है। यह सूरत की जो संधि थी, इस सूरत की संधि में स्पष्ट कहा गया था कि कंपनी रघुनाथ राव को पेशवा बनाएगी और उसके बदले में पद, क्षेत्र और पैसे की बात कही गई थी, जिसमें भड़ौत, जम्बूसर, औले, ये सब प्रदेश देने की बात थी। साथ में 6 लाख के आभूषण की भी बात हुई थी। सब बात डील हो गई थी। अंग्रेजों ने यहां पर मराठों को बड़ा हल्का लिया। कर्नल कीटिंग के नेतृत्व में सेना चलती है, जिसको हरिपंथ फड़के अड़ास के युद्ध में बड़ी आसानी से हरा देता है। अब अंग्रेज एक तो उधर हैदर अली से हार रहे थे और यहां पर उनको फिर हार का सामना करना पड़ा। उनकी स्थिति बड़ी खराब हो गई थी। फलस्वरूप उन्होंने मराठों के साथ संधि करना उचित समझा। लेकिन तत्कालीन
समय में एक ऐसा ट्विस्ट आया, उस ट्विस्ट में लंदन काउंसिल ने सूरत की संधि को मान्यता दे दी और ये सूरत की संधि में रघुनाथ राव को पेशवा बनाने की बात स्पष्ट हो गई। पुनः युद्ध हुआ, तलगांव का युद्ध हुआ और फिर अंग्रेजों को 1779 में अपमानजनक बड़गांव की संधि करनी पड़ी। लेकिन अंग्रेजों ने हार नहीं मानी, ढीठ प्रवृत्ति के हैं, क्योंकि कहा जाता है कि अंग्रेज ऐसी शक्ति थे उस समय जो दो भारतीय शक्तियों को आपस में लड़ाकर मजा ले रहे थे और एक शक्ति के संहार के बाद वो उस शक्ति का भी संहार करते थे। ये भारतीय शक्तियां समझ नहीं पाई, क्योंकि उनको लगा कि अरे वो तो उनके साथ लड़ रहे हैं, हमसे मतलब नहीं है। लेकिन अंत में उनकी भी बारी थी और अंग्रेज इस बात को बखूबी जानते थे कि आज हम इस शक्ति को अपने साथ लेके लड़ रहे हैं, कल को इस शक्ति का भी दमन करना है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था मैसूर के युद्ध में, जब लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा था कि हमने अपने मित्रों को बिना ताकतवर बनाए अपने शत्रुओं को पंगु कर दिया। ये स्टेटमेंट आईएएस में भी पूछा है और पीसीएस के एग्जाम में भी आया है। तो अंग्रेजों की नीति ये थी। लंदन काउंसिल ने सूरत की संधि को मान्यता प्रदान कर दी और पुनः युद्ध हुआ, जिसमें उनको फिर अपमानजनक बड़गांव की संधि करनी पड़ी। ये जो बड़गांव की संधि थी, इस बड़गांव की संधि में बाद में एक नई चीज सामने आती है। क्या अंग्रेजों ने अपना प्रयास यहां पर जारी रखा, उन्होंने कोई व्यवस्था मतलब कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी। कई युद्ध हुए, मध्यवर्ती युद्ध हुए और अंत में महादजी सिंधिया के मध्यस्थता के बाद सालबाई की संधि 1782 में हुई। 1782 में मराठों की ओर से महादजी सिंधिया और अंग्रेजों की ओर से एंडरसन ने हस्ताक्षर किया था। यही क्वेश्चन यूपीएससी में आया कि ये मराठों के लिए बड़ी महंगी साबित हो गई। सही बात है। पहले हम ये जानेंगे कि इस संधि के प्रावधान क्या थे। 17 धाराएं थी इस संधि में। इस संधि में 17 धाराएं थी, जिसमें कहा गया था कि कंपनी रघुनाथ राव का पक्ष नहीं लेगी, साथ ही साथ उसको 25,000 की पेंशन दी जाएगी। सालसेट और एलिफेंटा के जो द्वीप है वो अंग्रेजों के पास रहेंगे, बाकी प्रदेशों को उन्होंने लौटा दिया। इसके साथ ही साथ अंग्रेजों को जो उनके विशेषाधिकार पूर्ण व्यापार है वो उनको जारी रहेंगे, करने दिए जाएंगे। इसके साथ ही एक दूसरे को तथाकथित मित्र कहा गया कि हम मित्र हैं और अगर एक शक्ति कोई और शक्ति यदि हमला करती है, यानी मैसूर या कोई और शक्ति, तो वो क्या करेंगे, मदद करेंगे। तो ये एक ताना बाना था। अब मराठों के लिए ये संधि कैसे 20 साल की शांति, यानी 1782 में यह संधि हुई, सालबाई की संधि सन 1782 में हुई और 20 साल बाद अर्थात सीधे 1802 ये सीधा यहां पे चलता है। 20 साल बाद 1802 में मराठों के साथ, यानी जो मराठा पेशवा था उसके साथ बेसिन की संधि हुई थी। तो 20 वर्ष की शांति अंग्रेजों के लिए तो लाभप्रद रही, मराठों के लिए कैसे यह समस्यापूर्ण स्थिति बन गई। आपको बता दें ये हेस्टिंग्स की बहुत बड़ी कूटनीतिक चाल थी। वॉन हेस्टिंग्स की जो ये बहुत बड़ी कूटनीतिक चाल थी। मराठों के साथ समझौता करके वो 7 साल से इस युद्ध में, इस स्थिति में उलझा हुआ था। उसने फिलहाल अपने आप को इस स्थिति से निकाल लिया, पहला बात। दूसरी बात, मराठों के साथ शांतिपूर्ण समझौता करके अंग्रेजों को अपने दुर्दांत शत्रु टीपू सुल्तान के साथ अकेले निपटने का मौका, अकेले नहीं मैं कह सकता हूं कि उनको अब खुला, एक ओर से वो निश्चिंत हो गए कि अब मराठों का हमला हम पे नहीं होगा। तो अब उन्होंने पूरा का पूरा ध्यान टीपू सुल्तान की ओर दिया, टीपू सुल्तान की ओर और प्लस फ्रांसीसियों की ओर उन्होंने अपना ध्यान लगाया। दूसरी बात, पॉइंट 3, अवध के साथ भी और निजाम के साथ, इन दोनों के साथ भी अभी अंग्रेजों को बहुत कुछ करना बाकी था। तो जब वो एक ओर से निश्चिंत हो गए, यदि उन्होंने मराठों के साथ राजनीति में अपने आप को जो स्थायी बना लिया, तो उन्होंने अवध को भी अपने नियंत्रण में और निजाम को भी अपने नियंत्रण में लेने का काम शुरू किया।
यानी एक ओर से शांति लेने के बाद दूसरी ओर से अपने शत्रुओं के ऊपर ध्यान देना। यह अंग्रेजों की बहुत बड़ी कूटनीतिक विजय थी। इस पर अन्य विद्वान कहते हैं, कालिंकर दत्त कहते हैं कि अंग्रेजों को उससे ज्यादा भौतिक लाभ नहीं हुआ। भौतिक लाभ की बात अलग है, लेकिन यहाँ पर जो दूरगामी स्थिति थी, यदि हम उस लहजे से देखें तो यह जो संधि थी ये अंग्रेजों के लिए बहुत ही लाभप्रद थी। यदि मराठे अंग्रेजों के साथ इस संधि को नहीं करते तो अंग्रेज संभवतः वो एक और मैसूर के साथ भी उलझे रहते और इधर से भी उनको राहत नहीं मिलती। वो दो पार्टों में हमेशा पिसते और उनको कहीं भी स्पष्टता काम करने का मौका नहीं मिलता। 1782 में जब सालबाई की संधि हुई तो इस सालबाई की संधि के बाद मराठे थे वह मैसूर के साथ जो हैदर अली उनको अपना त्रिकुट बना के जो युद्ध उनके साथ कर रहा था, मराठे उससे हट गए। मराठे उस सालबाई की संधि के बाद से टीपू यानी मैसूर के खिलाफ मैसूर के साथ जो अब तक युद्ध कर रहे थे वो हट जाते हैं। ये वही हाल हुआ कि अंग्रेजों को पूरा का पूरा व्यवस्था बनाने का मौका मिल गया। दूसरी बात क्या हुई, ये तो मैंने आपको एक बताया कि अगर ऐसा आया तो ऐसा हुआ। दूसरी बात, अगर हम देखें तो अंग्रेजों को यहां पर अंग्रेजों ने एक अपने रेजिडेंट को भेजा था जिसका नाम था मोस्टिन। मोस्टिन का नाम यहां इसलिए भी आता है क्योंकि मोस्टिन जो एक व्यक्ति था, अंग्रेज होशियार प्राणी, जिसने इसी संधि के बाद मोस्टिन ने मराठों के अंदर की जो लीक कहने का मतलब उनके अंदर की दुर्बलताओं को जान लिया। ये इस संधि की सबसे बड़ी विशेषता थी जो मराठों के लिए घातक सिद्ध हुई, क्योंकि मोस्टिन जो था उसने मराठों की अंदर की सारी दुर्बलताओं को जान लिया। किसका किसके साथ टेंशन है, किसका किसके साथ मन ही मन शत्रुता चलती है, ये वो बात अच्छे से जान लिया और ये आगे चल के अंग्रेजों के लिए बहुत ही लाभप्रद सिद्ध हुई। इसलिए अतिशयोक्ति नहीं होगी, ये कहा नहीं जा सकता या हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि मराठों की दुर्बलताओं को जानने का सबसे अच्छा अवसर अंग्रेजों को इस संधि के बाद मिला, जो उनके लिए आगे चल के लाभप्रद सिद्ध हुई। यही आपको उसमें लिखा था, यानी आपको गिन के 5 पॉइंट्स इसमें दिखाने थे। पहला पॉइंट, हेस्टिंग्स की एक कूटनीतिक विजय थी जिसमें 7 साल का जो संघर्ष मराठों के साथ उसका था, उसका अंत कुछ समय के लिए हो गया। दूसरा पॉइंट, मैसूर और फ्रांसीसियों से निपटने का मौका अंग्रेजों को मिल गया। तीसरा, अवध और निजाम इन दोनों को नियंत्रण में लेने का मौका अंग्रेजों को मिल गया। मोस्टिन जैसा कूटनीतिक व्यक्ति इस संधि के बाद मराठों के पास पहुंचा, जिसने मराठों की दुर्बलता के बारे में अंग्रेजों को बताया। यानी इस संधि ने दूरगामी रूप से देखा जाए तो मराठों को काफी नुकसान पहुंचा। तो यही आपको इस प्रश्न में लिखना था। थैंक यू सो मच। अगला क्वेश्चन हम लोग उपयोगितावादी विचारधारा पे करेंगे, जो इस साल आईएएस में आया हुआ है। इस पे चर्चा हम लोग अगले वीडियो में